नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है, लेकिन तमिलनाडु में जिस तरीके का राजनीतिक गतिरोध चल रहा था, और राजनीतिक गतिरोध इसलिए चल रहा था क्योंकि वहां राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के नेता को शपथ दिलाने को तैयार नहीं थे, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने को तैयार नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने बहुमत का आंकड़ा जब पूरा कर लिया है, तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि वहां भी राजनीतिक संकट सुलझ गया है। हालांकि यहां पर बीजेपी को जरूर एक तरीके से झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी वहां अपनी तरह की सरकार चाहती थी। भले ही पार्टी का केवल एक विधायक है 234 विधानसभा सीटों में, लेकिन कोशिश ये थी कि वहां पर अपनी तरह की सरकार, अपनी मनमाफिक सरकार बनाई जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाया और उस अरमान पर पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बावजूद और यहाँ मतगणना के बाद जिस तरीके से लगातार वहां पर चुनाव परिणाम के बाद हिंसा जारी है, उसको देखते हुए अभी भी वहां पर हिंसा में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। लगातार वहां झड़पों की खबरें आ रही हैं, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की खबरें आ रही हैं, और यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं को किस तरीके से तमाम जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर उनके साथ किस तरह से एक कहा जाए कि अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में, क्यों हो रहा है, और तमिलनाडु में आखिर राज्यपाल ने इस तरह की कोशिश क्यों की कि वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने दावा भी पेश किया तो उसको उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन अब शायद उनको बुलाकर उनको आमंत्रित करना पड़े, उन्हें राज्यपाल को, उन्हीं राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए। तो इन सारे मुद्दों पर इनके पीछे क्या कारण है और क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और पश्चिम बंगाल में सरकार के मुखिया का भी ऐलान हो गया और सरकार बनने जा रही है, कल शपथ भी लेगी, लेकिन हिंसा वहां पर रुकने का नाम ले रही है। इस पर हम लोग करते हैं बात, लेकिन जो कुछ तमिलनाडु में हो रहा है, और अभी भी, हालांकि अब तो पूरी तरह से वहां स्थिति स्पष्ट हो गई है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की, विजय यानी टीवीके के नेता विजय सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में उनके पास विधायक हैं। हाँ, उनकी पार्टी के पास 10-12 विधायक जरूर कम रहे, लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही समर्थन का ऐलान कर दिया है, वामपंथी पार्टियां भी समर्थन करने जा रही हैं, ऐसी खबर आ गई है। आज शाम को दिल्ली में उनकी एक बैठक होनी है जिसमें इस बात का ऐलान किया जाएगा। उसके अलावा भी कुछ और पार्टियों ने समर्थन का ऐलान किया है। लेकिन राज्यपाल ने किस भूमिका का परिचय दिया कि 108 सीटों के साथ 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटों वाली पार्टी को उन्होंने सरकार बनाने का न्योता देने से इनकार कर दिया? देखिए मिश्रा जी, वास्तविकता यह है कि जो तमिलनाडु के गवर्नर साहब हैं, जो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और बड़े अनुभवी नेता हैं और दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जी, उन्हें मेरे ख्याल से संविधान का आइडिया होगा कि संविधान में क्या कहा गया है और भावना में क्या कहा गया है। देखिए, किसी भी पार्टी का क्लियर मेजॉरिटी तो तभी होती है जब क्लियर मैंडेट हो। जी, हंग असेंबली में और हंग पार्लियामेंट में ये स्थिति तो हमेशा होती है कि भाई बाकी लोगों को समर्थन देना। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बिल्कुल सबको पता है जी, कि जो मेजॉरिटी डिसाइड होगी वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिसाइड होगी, वो राजभवन में नहीं होगी, वो राज्यपाल के घर में नहीं होगी। तो इसीलिए जब लोग विधायक लेके जाते हैं राज्यपाल के यहाँ, कहते हैं असेंबली में आइए फ्लोर टेस्ट कीजिए जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीज ना मानते हुए कि उन्हें इनवाइट कर लेते विजय को, और उसके बाद असेंबली के अंदर चाहे आप 15 दिन और 20 दिन का टाइम न देते, बाकी अब अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थित कोई सरकार होती तो हो सकता है 5 साल का टाइम दे देते। बल्कि ये तो सोशल मीडिया पे मजाक चल ही रहा है जी। एक विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी जीते है जी, उसे चीफ मिनिस्टर को वोट दिला दें और उनसे कहें कि 5 साल का समय आपको देते हैं, मेजॉरिटी फिक्स कर दीजिए। ये भी हो सकता था, लेकिन चलिए भगवान की कृपा वैसा नहीं हुआ। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि तमिलनाडु की जनता के सब्र का ये लोग एक प्रकार से अंदाजा लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि तमिलनाडु की जनता कितनी ज्यादा सहनशील है और कब तक उसकी सहनशीलता का सब्र नहीं टूटता। देखिए, ये बात तो देखिए मिश्रा जी सब मानेंगे, हम भी मानेंगे
भाई हम तो टीवीके को हम भी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, मैं भी अंडर एस्टिमेट कर रहा था, सारे पोलिस्टर्स कर रहे थे, सारे एग्जिट पोल वाले कर रहे थे कि 10, 15, 20 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन अगर उस व्यक्ति को 108 सीटें मिली हैं, अच्छा ये भी बात मैं बहुत लोगों से सुना कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों तो पता ही नहीं है कैंडिडेट कौन है, केवल उन्होंने टीवीके और विजय के नाम पे वोट दिया। इसका बना ही विजय इज ए फिनोमेना, बिल्कुल विजय इज ए फिनोमेना। उस फिनोमेना को रोकने का प्रयास करना, देखिए डीएमके ने इस मामले में बड़ा बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने पब्लिकली तो ये कहा कि हम कांग्रेस से रुष्ट हैं कि कांग्रेस ने हमारा साथ छोड़ के वो टीवीके के साथ चला गया जी, लेकिन उसने कहा कि टीवीके को, विजय को चीफ मिनिस्टर पद की शपथ दिला देनी चाहिए थी और गवर्नर साहब का ये रुख उचित नहीं है और हम सेकुलर अलायंस को नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये होती है बुद्धिमत्ता। भाई स्टालिन एक बुद्धिमान नेता हैं, उनको पता है राजनीति खानदानी है, उनके पिताजी भी राजनीतिज्ञ थे, वो भी राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें पता है कि इस समय तमिलनाडु की जनता का जो रुख है वो विजय के पक्ष में है, बिल्कुल जनादेश उनके पक्ष में है, दिखाई पड़ रहा है। यही हैरानी की बात थी कि आखिर गवर्नर साहब को वो जब पहुंच रहे हैं अपना दावा पेश करने के लिए, 108 विधायकों के नेता हैं, मान लीजिए वो 2 सीट पर जीते हैं तो 107 ही विधायक उनके साथ हैं, उसके बाद कांग्रेस भी उनको समर्थन दे रही है, उसको फिर वो आखिर अपने सामने एक तरीके से फ्लोर टेस्ट करने की बात आपने बिल्कुल सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खुद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बम्बई केस में कि आप फ्लोर टेस्ट की जगह केवल सदन होता है, विधानसभा या संसद, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी उससे सड़क पर फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए कि भाई आइए और परेड करा दीजिए आप अपने विधायकों की। इसके बावजूद आखिर इसके पीछे मकसद क्या रहा होगा? क्या उनको लग रहा था कि कोई यहां पर दूसरी वैकल्पिक सरकार बन जाए, क्योंकि और कहीं तो कोई सरकार बनती नहीं दिखाई पड़ रही थी, ना किसी दूसरी पार्टी ने अपना दावा पेश किया था, ना कोई दूसरी पार्टी दावा पेश करने की स्थिति में थी। यहां तक कि 2 दिन से लगातार खबरें चल रही हैं, यद्यपि दोनों पार्टियों के नेता उससे इनकार कर रहे हैं कि डीएमके और एआईडीएमके जो मतलब दशकों से एक दूसरे के शत्रु मान लीजिए, जो और सीधे आज ही मैं सुन रहा था, हम लोगों ने सुबह कार्यक्रम किया, उसमें डीएमके के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे इलंगोवन की ये हम लोग दुश्मन है, दोनों पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन है, कैसे साथ आ सकते हैं। उनके बीच में गठबंधन कराने की कोशिशें की गई, जो भी रहा हो, लेकिन गठबंधन के बावजूद वो दोनों पार्टियां मिलकर भी इतनी सीटें उनके पास नहीं है। तो क्या सोचकर राज्यपाल ने इनको इनवाइट करने से इनकार कर दिया? इसके पीछे उनका क्या मकसद रहा होगा? मैं इसी चीज को थोड़ा सा डिकोड करना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल उसका मकसद बिल्कुल साफ था, क्योंकि आपको पता है कि विजय के खिलाफ इनकम टैक्स की इंक्वायरी भी शुरू हो गई जी, और तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने उनपे एफआईआर लिखाने की अनुमति भी दे दी। ये सब काम 2-3 दिन के अंदर हो गया। मतलब मुख्यमंत्री बनने से पहले ही जेल भेजने की तैयारी हो गई है। गर्दन जो है, तलवार जो है गर्दन पे लटका दो जी। अच्छा, जब तलवार गर्दन पे होगी, बहुत सारे लोग जब गर्दन पे लटकी, जैसे अजीत पवार थे जी, शिंदे थे, शिंदे के साथ बहुत सारे विधायक थे जिन पे ईडी की इंक्वायरी चल रही थी, अशोक चौहान थे, अशोक चौहान जो जिनको कांग्रेस ने बनाया था, जिनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उनपे जब वो ये हुआ कि सैनिकों के फ्लैट्स उन्होंने अपने लोगों को बांट दिए थे, ईडी की तलवार लटक रही थी, उन्होंने कहा जाके सोनिया जी से कि भैया मैं जा रहा हूँ, मजबूरी से जा रहा हूँ, मैं मन से नहीं जाना चाहता, लेकिन भैया जेल नहीं जाना चाहता इसलिए जा रहा हूं। अच्छा, इन्होंने सोचा था, अच्छा ये अंडर एस्टिमेट कर गए विजय को। विजय ने ऐसा दांव खेला जी, जो आज तक किसी राजनीतिज्ञ ने नहीं खेला होगा। उसने कहा कि अगर मेरी सरकार नहीं बने दी तो 107 के 107 विधायक इस्तीफा दे देंगे जी। अच्छा, आज के तारीख में डिस्कंटेंट का सवाल ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर विधायक तो ऐसे बने हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि विधायक बन जाएंगे, बन गए वो, अब वो विजय की वजह से बने। अच्छा, अगर ये हो जाता, मान लीजिए हो जाता, वैसे संभावना नहीं थी, मान लीजिए डीएमके एडीएमके सब लोग मिलके बना लेते तो, और ये लोग 107 लोग जो है सड़क पे उतर जाते। अब आप देखा ही आपने, पहले विजय जब सड़क पे उतरा करते थे तो लाखों लोग, और उसपे सारे जनजी, तो मोदी जी ने समझाया होगा इनको, राज्यपाल महोदय को, कि भैया जनजी का आंदोलन क्या तमिलनाडु से शुरू करना चाहते हो? मेरी आफत काहे के लिए बुला रहे हो यार? बुलाओ इनको, शपथ दिलाओ, मामला खत्म करो, बाद में ईडी वीडी करके, जैसे केजरीवाल को अंदर किया था, हेमंत सोरेन को अंदर किया था, इनको भी अंदर करेंगे। लेकिन उनसे खेलना, देखिए अरविंद केजरीवाल शुरू में तो एक लगता था कि बड़े आदर्श नेता हैं जी, लेकिन बाद में फिर
उनके भी धूमिल हो गई छवि। हेमंत सोरेन पे भी इन्होंने ऊट पटांग के चार्ज लगाए, जबकि कोई चार्ज फिट नहीं होता था। लेकिन विजय से खेलना, आज के तारीख में जो एक एमजीआर जैसे फिनोमेना थे जी, उसी प्रकार का फिनोमेना बन गया। उसको तो अब ये बंद करेंगे तो मुश्किल होगा, चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि उसके एक आवाज में लाखों लोग सड़क पे उतरने के लिए तैयार हैं जी। तो जो पूरे हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि आंदोलन कहां से शुरू होगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम शुरू करेंगे, संजय सिंह कह रहे हैं हम दिल्ली से शुरू करेंगे, ममता बनर्जी कह रही हैं हम बंगाल से शुरू करेंगे, और सबसे ज्यादा अगर भीड़ किसी की यहाँ होगी और सबसे ज्यादा समर्थन किसी के साथ होगा तो आज के तारीख में तो मेरे ख्याल से विजय के साथ होगा। विजय के साथ तो पूरा तमिलनाडु उतर जाएगा, फिर उसको संभालेंगे कैसे भाई? अभी तक तो सारी सीआरपीएफ आपने लगा रखी है बंगाल में और अगले 2 महीने तक रहेगी, अभी अगले 2 महीने तक रहेगी भी जी। अच्छा, इसका फायदा उठा के पंजाब के अंदर 2 मंथ शॉर्ट करा दिए आईएसआई ने, क्योंकि जो सेंट्रल पूरी रहनी चाहिए थी पंजाब बॉर्डर पे, उसको आपने सारा का सारा बंगाल के कि जाओ भाई बीजेपी वालों पीटो टीएमसी वालों को, और तुम्हें कोई रोकेगा तो हम हैं रोकने के लिए। लेकिन वहां आपने बंगाल में देखा बड़ी बुरी स्थिति हो रही है। वहां पे हावड़ा के अंदर अब बीजेपी कार्यकर्ताओं पे भी बम विस्फोट हो रहे हैं। इसका माने बांग्लादेश उतर आया है वो हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो इसका मतलब ये चीन और बांग्लादेश तो देखिए चाहेंगे कि वो हमारे देश को इस्लामिया करें। इस समय हमारी देश की नीति क्या होनी चाहिए थी मिश्रा जी? इस समय देश की नीति होना चाहिए था भैया, जिस प्रदेश के जहां पे जनता ने जिसको नेता चुना है, जिसको है उसे चीफ मिनिस्टर बनाओ यार। इस समय देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करो, और पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के जो ये दुश्मन राष्ट्र हमारे आज के तारीख में हैं, इनसे अपने देश की रक्षा करो। लेकिन हमारे मोदी जी, अमित शाह साहब का केवल एक ही प्रायोरिटी है जी, किसी तरह से हर राज्य में अपनी सरकार बनाना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे पंजाब में बस विस्फोट हो जाए, चाहे बंगाल में तबाही मच जाए। उन्हें तो केवल यह है कि अब पंजाब में उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब पंजाब के अंदर उनके पीए को अरेस्ट कर लिया, ईडी पहुंच गई, फलाना ठिकाना। अब ईडी देखिएगा बंगाल में नहीं दिखाई पड़ेगी, नहीं अब जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली वही है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बीजेपी जहां पहली बार खास तौर पर सरकार में आ रही है, तो सरकार में आने के बाद कुछ ऐसा वहां पर नजारा पेश करने की कोशिश की जाती है, माहौल बनाया जाता है जैसे वहां सरकार नहीं बदल रही है, वहां अभी तक गुलामी थी और अब उसको आज़ादी मिल रही है। जैसे 2014 में पूरे देश को आज़ादी मिली, तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं थी या लंबे समय से नहीं थी, जैसे उत्तर प्रदेश था और भी राज्य थे, तो वहां जब सरकार बनी पहली बार तो ऐसा लगा कि जैसे वहां पर आज़ादी मिली हो। पश्चिम बंगाल में बड़ी कोशिशें थी, इस बार कामयाब हुए। अब जैसा विपक्ष कह रहा है, तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि वो ज्ञानेश कुमार की बदौलत कामयाब हुए। अब वहां भी वही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि वहां सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, वहां ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक गुलाम था पश्चिम बंगाल, अब उसको आज़ादी मिली है और वहां के लोगों को, उस पार्टी के लोगों को मार मार कर उनको वहां से भगाने की कोशिश हो रही है। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी आई कि जिनको अभी तक घुसपैठिया कहा जा रहा था, वो सब बीजेपी के का फट्टा डाले हुए गले में और बीजेपी के ऑफिस से निकल रहे हैं। अब वो विजुअल्स हमने कुछ देखे हैं, हालांकि हमने उसकी पुष्टि नहीं की वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया है सोशल मीडिया पर। तो ये स्थितियां वहां बनाई जाती हैं, यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की निगाह में, ये हम न्यू बीजेपी की बात करते हैं, न्यू भारतीय जनता पार्टी जो 2014 के बाद से जिस तरीके से काम कर रही है, वो उनको दुश्मन समझती भी है और चुनाव जीतने पर दुश्मनों की तरह से ट्रीट भी करती है। ये हम केवल कार्यकर्ताओं की बात नहीं करेंगे, ये चीज़ें टॉप लेवल पर दिखाई पड़ती हैं। कार्यकर्ता तो सीधे एक कन्फ्रंट कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं वहाँ पर, वो चीज़ वो इसीलिए ऐसा ये स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। देखिए, जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था मिश्रा जी, तो जब वहां बड़े बड़े राजनीतिक नेता चुनाव लड़ते थे और खड़े होके सामने सामने एक मंच पे खड़े होके दोनों बड़े प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते थे और वो कहते थे, देखो भैया साफ साफ बात है, हम लोग प्रतिद्वंदी हैं, उसी प्रकार से हैं जैसे अखाड़े के अंदर दो पहलवान आते हैं, हाथ मिलाते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, दांव से दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं, और जब खत्म हो जाती है लड़ाई, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और अलग हो जाते हैं, लड़ाई खत्म हो जाती है जी। भाई यही होना चाहिए भाई। भारत ही के अंदर तो चुनाव हो रहे हैं, भारत के राज्यों में ही तो चुनाव हो रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए, अब वो अभिषेक बनर्जी जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से उसमें कोई गलत बात तो है नहीं भाई। आप सीधी सीधी बात है, जो 10 बजे से 6 बजे तक की है, सीसीटीवी दिखा दीजिए। अगर उस सीसीटीवी में दिखेगा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार मार के नहीं भगाया गया, अभिषेक बनर्जी को हम झूठा मान लेंगे जी, बल्कि हम ये भी मांग कर देंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अपनी सीट से रिजाइन करो, तुमने देश को गुमराह क्यों किया। लेकिन अगर वो सही निकला,
अगर ये पता चला कि तुमने मार मार के टीएमसी के वर्कर्स को निकाला है, और जब ये काउंटिंग चल रही थी उस समय केवल बीजेपी के वर्कर्स थे और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, तो मानी बात है कि हम इस चुनाव को रद्द करने की मांग करेंगे। अच्छा, फिर अभिषेक बनर्जी ने जो ये आरोप लगाया कि जो फॉर्म 17C में ईवीएम का नंबर है और जिसपे काउंट हुआ है वो अलग है, अरे इसकी पुष्टि कराने में क्या परेशानी है? बिल्कुल। हाँ। अब मान लीजिए मैं वो था एग्जामिनर, अब एक स्टूडेंट ने कॉपी लिखी, अब मैं था शैतान, मैं उस स्टूडेंट से खुंदक खाता था, उसकी कॉपी मैंने फाड़ के फेंक दी, उसी की कॉपी उसी रोल नंबर वगैरह भर के, और मैंने उसे जांच दिया और उसे 0 नंबर दे दिए। भाई उस स्टूडेंट का अधिकार है ये कहे कि भैया मेरे को कॉपी मेरी दिखाई जाए, मेरी राइटिंग में है या स्वामी साहब ने खुद ही करके मुझे फेल कर दिया, तो उसे अधिकार है। अरे आप दिखा दीजिए ना फॉर्म 17C दिखा के और ईवीएम। लेकिन अगर वोट पड़े हैं किसी दूसरे ईवीएम में और काउंट हुए हैं किसी दूसरे ईवीएम में, तो भैया भी पंजाब का इलेक्शन लड़ने की भगवंत मान को और कांग्रेस को आवश्यकता क्या है? मान लीजिए कि वहां बीजेपी जीत जाएगी, और क्या, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव क्यों चुनाव लड़ें? तो देखिए ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो ये कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी, इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहिए, और उसके बाद ये स्पष्ट होना चाहिए कि भाई ईमानदारी से अगर चुनाव होगा लोकतंत्र के हिसाब से। अच्छा, एक चीज जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे मिश्रा जी, भाई सबको बताए बंगाली के अंदर चिकन स्नैक है, और उस चिकन एक्स में जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो है जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना दुश्मन मानते हैं। हम तो देखिए ये चाहते हैं 145 करोड़ लोग एकजुट होकर भारत को मजबूत करें और धर्म और जाति के आधार पर कोई विभाजन ना हो। लेकिन क्या ये भारत के अगेंस्ट नहीं है? क्या हम उनको प्रोवोक कर रहे हैं और बांग्लादेश को ये कह रहे हैं कि हमारे यहां शांति है, कम एंड इंटरफियर एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट, और चीन भी उसमें मस्ती लेने के लिए कूद जाएगा, हमारा देश का नुकसान कर देगा। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल सब आपके अगेंस्ट बैठे हुए हैं, और उस समय आप देश के अंदर लड़ने के लिए, भाई हमारा देश इस समय लड़ना चाहिए था 145 करोड़ को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। लड़ हम किससे रहे? हम नेपाल से नहीं लड़ रहे जो कह रहा है 100 रुपए के ऊपर की चीजों पे हम टैक्स लगाएंगे। बांग्लादेश से नहीं लड़ रहे हैं जो हमारे हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर मार रहा है। पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं जो हमारे आतंकवादी भेज रहा है। बल्कि राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि किसी देश का कोई टेररिस्ट नहीं होता है, कोई धर्म और देश टेररिस्ट नहीं होता है, मतलब वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो 4 दुश्मन राष्ट्र जब चारों तरफ आपके बैठे हुए हैं, उस समय आप देश के अंदर ममता बनर्जी से और अखिलेश यादव से और विजय से लड़ रहे हैं। अरे ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है जी। सर एक आपने भी देखा होगा, थोड़ा सा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से अगर हम लोग अलग हटें तो बिहार में कुछ आज 2 तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं। 2 तस्वीरें में अन्य वहाँ कुछ मंत्रियों के, नए मंत्रियों ने कल शपथ ली है, तो उन मंत्रियों के कुछ इंटरव्यूज़ वायरल हो रहे हैं, और एक तस्वीर मिल रही है कि कुछ वहाँ पर छात्र हैं और वो शायद नौकरी की मांग कर रहे थे कि वैकेंसी निकाली जाए, और उसके बाद उन पर पुलिस उनको भगा रही है। हालांकि कुछ लोग चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि सरकार इनको दौड़ा दौड़ा कर नौकरियां दे रही है, लेकिन ये लोग नौकरियां ले ही नहीं रहे हैं। अब इसको कैसे देखा जाए? बहुत कुछ अभी ज़्यादा समय तो बीता नहीं है, भले ही मुख्यमंत्री 2 बदल चुके हों, लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ है, वहाँ पर चुनाव हुए और बड़े बड़े वादे किए गए थे, और बिहार की जनता ने, अब फिर से मैं कह रहा हूं, जिसका आप प्रतिवाद करेंगे मुझे पता है और प्रतिवाद करना भी चाहिए, कि बिहार की जनता ने भर भर कर इतना वोट दे दिया कि किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। वोट लेने वालों ने भी कल्पना नहीं की थी, वो भी नहीं सोच पा रहे थे, इतना वोट दे दिया। और अब वही जेन जी वहाँ पर दौड़ाया जा रहा है, या वास्तव में उनको नौकरियाँ देने के लिए पुलिस दौड़ा रही है कि आइए आप लोग नौकरियाँ क्यों नहीं ले रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर तमाम लोग बातें कर रहे हैं। तो ये इन दोनों तस्वीरों को, वहाँ के मंत्रियों के इंटरव्यू और वहाँ के युवाओं की, वहाँ के जेन जी को दौड़ाती हुई पुलिस के किस तरह से देखते हैं? नहीं मिश्रा जी, प्रतिवाद तो मैं करूंगा, मैं प्रतिवाद तो करूंगा जी, बिल्कुल। इसलिए करूंगा प्रतिवाद, इसलिए करूंगा। आप कह रहे हैं भर भर के वोट दिया, किसने वोट दिया भाई? जी भाई चुनाव आयोग, मुझे पता था आप प्रतिवाद करेंगे, और मैंने कहा भी कि करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे पता था, मैं बिहार कई बार गया था, मेरी निगाह में कोई ऐसे भर भर के वोट मिल नहीं रहे थे बीजेपी को, इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जी नहीं, वो इशू नहीं है। असली इशू ये है, हाँ, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप लोग कोई पैसा बांट नहीं सकते। और आपको पता है राजस्थान में रोक दिया गया था भाई जी। अशोक गहलोत तो बहुत दिनों से
स्मार्टफोन बांट रहे थे ना, लेकिन हाँ। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ स्मार्टफोन बांटना बंद कर दिया। यही आपने तेलंगाना में अंदर किया। जी। बिहार के अंदर आपने 10,000 रुपए वोट पड़ते हुए डालने दिया और चुनाव आयोग कुछ बोला नहीं। भाई मिश्रा जी, आप खुद सोचिए ना, जो गरीब जनता है जिसने कभी 1,000 की गड्डी नहीं देखी है, भाई 2-3 महीने में, 1 महीने में 10-15 दिन उसे नौकरी मिलती है, 300-400 रुपए की दिहाड़ी मिलती है, उसे आटा खरीद लेता है, लकड़ी खरीद लेता है, घी खरीद लेता है, अपना किसी तरह से पेट भर लेता है। अचानक 10,000 की गड्डी उसको मिल जाए और ये वादा किया जाए 2 लाख रुपए तुम्हें और मिल जाएंगे, मानी बात है कि वो बाछे खिल जाएंगी। फिर उनको डिप्यूट किया गया कि बेटा तुम्हें पैसा दिया, वॉच करेंगे, पोलिंग काउंटिंग, पोलिंग बूथ में जाओगी, लाइन में लगी हुई औरतों को अपना दिखाओगी कि मुझे 10,000 मिल गए, तुम्हें भी मिलने वाले हैं और बाद में 2 लाख भी मिलेंगे। ये बात दूसरी इलेक्शन होने के बाद वो पैसा वापस ले लिया जाएगा जी। तो इलेक्शन तो इसलिए जीता गया, वही महाराष्ट्र में हुआ, पैसा दे के फिर वापस ले लेंगे, बिहार में दे के वापस ले लेंगे। अब बंगाल के लोग भी देखेंगे, मछली खाने के लिए उनको पैसा नहीं मिलेगा। अभी तक तो 6-7 हजार रुपए ममता बनर्जी दे रही थी उनको, अब वो मछली अपने पैसे से खरीदेंगे। तो वहां भी लाठी से दौड़ा दौड़ा के लोगों को नौकरी दी जाएगी और यही कहा जाएगा हिंदू हृदय सम्राट। अच्छा, मुसलमानों को जिस प्रकार से आप चैलेंज कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि आपके मुसलमान देशों के अंदर कितने हिंदू रहते हैं? भाई कम से कम 70-80 लाख हिंदू रहता है गल्फ कंट्रीज में। जी जी जी, बिल्कुल ज्यादा ही रहता है। केरला का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का गरीब आदमी, कोई मिस्त्री है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो जाके नौकरी करते हैं और अपने देश के अंदर पैसा भेजते हैं। हिंदू मुसलमान सब दुष्ट हैं। वहां जाके तो आप उनसे उनके साथ पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं और यहाँ अपने देश के गरीब हिंदू मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो। तो ये तो देखिए, जब चारों तरफ से देश घिरा हुआ है दुश्मनों से, अपने देश के अंदर छेद करना, ये कोई कला सीखना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ वो अब ये भी तंज किया जा रहा है, अब हालांकि अच्छी बात नहीं है, उन छात्रों पर, युवाओं पर पुलिस उनको दौड़ा रही है, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं लेकिन उनको दौड़ा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आप या तो 10,000 रुपये ही ले लो या फिर नौकरी ही ले लो। वही, चूंकि आप इलेक्शन के पहले आप 10,000 रुपये ले लिए। बहरहाल जो कुछ भी स्थिति पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रही है, आपको क्या लगता है ये थमेगी या अभी चलती रहेगी? 2 महीने तक तो गृह मंत्री ने कहा है कि वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी, 4 दिन तक उनकी नाकामी सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल आमने सामने की भी लड़ाइयाँ हो रही है। ये भी नहीं है कि केवल तृणमूल कांग्रेस के लोग बीजेपी के लोगों को ही मार रहे हैं, आमने सामने भी भिड़ रहे हैं और भिड़ भी रहे हैं। इस तरह के हमले वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो देख रहे हैं सामने से। तो क्या ये सब करने के लिए कहीं से निर्देशित किया गया है? क्योंकि न किया गया होता तो रुकने तो चाहिए थे, कि रुकते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। नहीं, फिर आपने गलत समझ लिया। जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस इसलिए नहीं भेजी गई थी कि वो यहाँ पे हिंसा को रोके। पहली बात तो यह है कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है अपने निर्णय लेने का, लोकल पुलिस ही उसे वो करेगी डायरेक्शन, उसके आधार पर उससे काम करना है जी। तो देखिए, उसको ये आदेश दिया गया है। उन्होंने तो ये सोचा था ना कि बीजेपी वाले पीटेंगे और टीएमसी वाले पीटेंगे। अच्छा, टीएमसी वालों को भी अंदाजा था ये भैया ये होने वाला है। अच्छा, आप जानते ही हैं बंगाल का इतिहास, तो आप जानते हैं जी। तो वहां पे कैसे कैसे हमारे उत्तर प्रदेश वगैरह में बाकी कट्टा वट्टा तो यूज कर लेते हैं, बम बहुत ज्यादा यूज नहीं होते। बंगाल में तो बमों का जखीरा है। अच्छा, उसके लिए चेहरा भी दिखाने की जरूरत नहीं, कहां से किसने क्या उछाल दिया, अब हम उत्तर प्रदेश के सीधे साधे लोग क्या जाने। तो देखिए, और इसमें बांग्लादेश बैठा हुआ है, वो तो ताक लगाए बैठा हुआ है। चीन भी चाहता है किसी तरह से भारत कमजोर हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, वो भी मस्ती लेने के लिए तैयार बैठा है। अच्छा, हमारे नेता उसको आग को भड़काने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं नंदीग्राम में मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। अबे तुम्हें कैसे पता वोट नहीं दिया? हाउ डू यू नो? क्या तुम बैलेट उसके ईवीएम के अंदर झांक के देखा है तुमने किसे वोट दिया, किसने नहीं दिया? अरे बेचारे मुसलमानों ने अगर तुम्हारे प्यार में आके वोट दे दिया, अगर उनको लगता है कि आप महिला सम्मान करोगे और विकास करोगे, तो मुसलमानों ने क्यों नहीं वोट दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा। नहीं, वोट नहीं दिया तो ये जो बीजेपी का फट्टा पहन के बाहर निकल रहे हैं दफ्तर के बाहर, वो कौन से लोग हैं? वोट तो दिए ही होंगे ना, या केवल खाली फट्टा पहन के दिखा रहे हैं? नहीं, वो तो देखिए 2 तरह के लोग होते हैं जो रक्षात्मक आ जाते हैं जी। देखिए, एक होता है गुंडा एलिमेंट, एक होता है शरीफ एलिमेंट। हर पार्टी में जैसे हम लोग हैं, हमको गुंडई से कोई लेना देना नहीं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम गुंडों से थोड़ी भिड़ेंगे जाके, लफंगों से और लुच्चों से थोड़ी लड़ेंगे। हम तो आगे अपना आपकी डिबेट में बोल देते हैं, फिर घर में दुबक के बैठ जाते हैं, बाहर भी नहीं निकलते। गुंडा बदमाश कहीं पता चले कि कोई रपेट पट दे। तो देखिए, 2 तरह के लोग हैं। टीएमसी में भी गुंडे थे और एक शरीफ लोग थे। अब क्या हो रहा है, जो गुंडे थे
भाई उनका तो व्यवसाय यही है। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ जी। उत्तर प्रदेश के अंदर 1967 में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो एक आजमगढ़ के विधायक थे, उनका नाम था भाभी यादव। अच्छा, वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एमएलए थे जी। तो एक बार हुआ कि वो सत्ता में बैठे हुए थे। अच्छा, सत्ता में बैठे हुए थे, कोई झगड़ा हो गया, सत्ता और विपक्ष के अंदर जूते चप्पल चलने लगे, तो उन्होंने अपना जूता निकाला और अपने पड़ोसी को पीटने लगे। तो लोगों ने कहा यार तुम इसे क्यों पीट रहे हो, ये तो तुम्हारे साथ का है, उधर वालों को मारो ना। उसने कहा यार 3 साल से वेट कर रहा हूँ, पहली बार तो मेरा काम मिला है मुझे कुछ करने को, अब मैं ये नहीं देखूंगा कौन मेरा है कौन तुम्हारा है, मैं तो अपना भैया हाथ साफ करूंगा। तो भैया ये देखिए, गुंडे जो है उनको बिना पुलिस प्रोटेक्शन के तो गुंडे कर नहीं सकते, आपको भी पता है। जी जी जी। भाई गुंडों को तो मैं पहले भी कह चुका हूँ 1 मिनट में पुलिस निपटा सकती है। पुलिस तो इतनी ज्यादा सशक्त है, और आजकल के जमाने में तो सीसीटीवी से आप ट्रेस कर सकते हैं कौन कहाँ गया। आपको मोबाइल के लोकेशन से पता चल जाएगा किसको कॉल किया, कहां से कॉल किया दूसरे को, तो एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। तो आज के तारीख में क्राइम करना कोई आसान नहीं है। तो क्रिमिनल्स को पुलिस प्रोटेक्शन के सामने हाथ जोड़ना है। तो जितने लोग ये पट्टा बांध के निकल रहे हैं सब गुंडे हैं। हाँ, उनको लगा कि अब नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा था 2017 में ऐसे बहुत सारे लोगों को, 2 एलिमेंट है, एक तो जो बदमाश एलिमेंट है और एक दूसरे जो है कि वो राजनीतिक दलों से कहीं भी कुछ रहे उनके साथ उनकी कुछ चाहत रहती है, अपना कुछ अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो ये दोनों तुरंत अपनी निष्ठा बदलते हैं। राजनीतिक अभी तो बहुत सारे देखिए बदलाव होंगे, बहुत से नेता जो है, पिछली बार भी हम लोगों ने देखा जैसे ही तृणमूल कांग्रेस जीती वहां पर बीजेपी में आए हुए तमाम नेता लौट गए थे वापस। अब तृणमूल के भी बहुत सारे बीजेपी में लौटेंगे, ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो ये असामाजिक तत्व होते हैं, बदमाश तत्व होते हैं, इनके लिए तो सरकार के प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, वो दिखाई पड़ते हैं। बहुत सही आप कह रहे हैं कि ये फट्टा पहन के जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं इनमें ज़्यादातर वही होंगे, और उनको लग रहा है कि फट्टा पहन लेंगे तो ठीक है, कम से कम हम बचे तो रहेंगे, नहीं तो हम टारगेट किए जाएंगे। लेकिन वहाँ स्थितियाँ जो कुछ हैं वो बहुत ही ख़राब हैं, और चूँकि वो सीमावर्ती राज्य है, बहुत कुछ एक सेंसिटिव इलाका है, अगर वहाँ इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं तो वो पूरे देश के लिए एक ख़तरनाक स्थिति पैदा करती हैं। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि उन हिंसक स्थितियों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। बहुत आदेश दिया ज्ञानेश कुमार ने भी कि कुछ भी गिरफ्तारियां करो, कुछ करो, अभी कोई खबर नहीं आ रही कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा की खबरें रोज़ आ रही हैं कि अलग अलग जगहों से। पर देखते हैं कि अब वहाँ नई सरकार जब बन जाएगी, मुख्यमंत्री जी जब शपथ ले लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री शपथ क्या ले लेंगे, उनके अपने निजी सचिव को मार दिया गया है। और खबर आ रही है, कल आपने बताया भी था, हम लोगों ने जिक्र किया था कि अब तक उनके 4 निजी सचिव मारे गए हैं। अब तक का मतलब पिछले कई सालों में, अभी इस चुनाव में तो यही एक निजी सचिव हैं। कैसे मारे गए, क्यों मारे गए, उनकी कोई जांच हुई नहीं हुई, इनकी भी जांच होगी तो क्या निकल कर आएगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत खतरनाक है। लेकिन शायद उम्मीद की जाती है कि जब कल शपथ ले लेगी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके बाद शायद हिंसा थमे और तब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी गई हैं वो भी अपना कुछ काम करें, चूँकि ये बात भी सही है कि उनको तो निर्देश वहीं की स्थानीय पुलिस देगी। लेकिन तमिलनाडु में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गवर्नर के जरिए ही वहाँ टीवीके की बहुमत पाई हुई सरकार को सरकार बनाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। अब वहाँ भी राजनीतिक गतिरोध लगभग समाप्त हो चुका है। देखते हैं, मिलकर आते हैं टीवीके नेता विजय गवर्नर से, तो अब की बार वो क्या कहते हैं। लेकिन अब तो शायद कोई रास्ता नहीं होगा प्रोफेसर केशवामी जी की उनको मना कर दे कि हम अभी भी नहीं आपको बनने देंगे, आप सबको साथ लेके आइए हमारे सामने। नहीं हो सकता कल और मैं गिन लूंगा तब आपको बताऊंगा कि अब कल मैं आपको शपथ दिलाऊंगा, कहीं ऐसा नहीं हो सकता ईडी उन्हें अरेस्ट कर ले। अच्छा, अभिषेक बनर्जी ने जो कहा, मैं उसके एक कदम आगे की बात करता हूँ। जी जी जी, कल कई ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं बंगाल के अंदर, हाँ, जिसमें जो लोग पुलिस की और सेंट्रल रिजर्व पुलिस की ड्रेस पहने हुए हैं वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो अधिकारी कर्मचारी नहीं है सरकारी। हो सकता है आरएसएस के कार्यकर्ता भी उनकी ड्रेस पहन के चला रहे हो। हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए, ये गुंजाइश से इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है ये विजय को कल परसों में अरेस्ट कर लिया जाए और फिर वो दिशा विहीन हो जाए। विजय एक लीडर है, उसके अलावा कोई सेकंड कमांड है नहीं, कोई ऑर्गेनाइज टीम है, और उसके बाद उन पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जाए। यू कैन इमेजिन एनीथिंग। बीजेपी बिल्कुल है ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मुमकिन है जी, मुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है।
देखिए इन लोगों को ये चिंता नहीं है कि चिकन नेट ये हो जाएगा, बंगाल ये हो जाएगा, तमिलनाडु रूस्ट है, पंजाब जो वो है बिल्कुल किनारे का स्टेट है, वहां पे इस तरह के नहीं है। उनका मकसद केवल यह है हमारी सत्ता बनने, और सत्ता बनने के अलावा इनका कोई लक्ष्य नहीं। बिल्कुल कि राजनीतिक गतिरोध भले दूर हो गए हों और वहाँ विजय टीवी के नेता विजय भले ही समर्थन जुटा लिए हों, लेकिन मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि आश्चर्यजनक नहीं है, बहुत कुछ हुआ है, इसलिए ये कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि वहाँ उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं को लगा दिया गया है और इन संस्थाओं को आजकल विपक्ष के लोग बीजेपी का ही आनुषंगिक संगठन बताते हैं, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। खैर देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए। हम लोगों ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में खासकर क्या कुछ हो रहा है उस पर। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है कल और तमिलनाडु में ये स्थिति कब आती है। वहाँ भी बहुमत से थोड़ा कम रह गए हैं टीवी के नेता विजय, लेकिन बहुमत उनके साथ दिखाई पड़ रहा है। फिर भी राज्यपाल उनको कब बुलाते हैं शपथ ग्रहण के लिए। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।